कहते हैं इंसान जहाँ अक्ल से काम लेना छोड़ दे, वहां से जुनून के वतन की सरहदों का आगाज होता है। और मैं भी अक्सर महसूस करता हूं जैसे मेरे पास दोहरी शहरियत आ चुकी है, क्योंकि कभी कभी सरहद के इस पार और कभी सरहद के उस पार चला जाता हूं। अक्ल और जुनून के दरमियान आवारा वतन मुसाफिर की तरह से सफर ही करता रहता हूं। आज की ये कहानी भी अक्ल की सरहद के पार जाकर वतन जुनून की सैर के दौरान की गई हरकतों के नाम है, जो एक अफसाने की शक्ल में आपकी समाअतों की नजर करता हूं। और इसका नाम है सुपर स्टोर। ये जून की एक सुहानी सी शाम थी। मैं आसिफ के साथ लिबर्टी के एक आउटडोर कैफे में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। आसिफ अचानक से बोला, यार ये कितना खूबसूरत पीस है। मैंने आसिफ को देखा और दिल चाहा कि उसको कहूं, पीस नहीं लड़की कहते हैं, और कुछ तो तमीज सीख ले। और वैसे भी तुझे तो हर लड़की ही खूबसूरत लगती है। लेकिन मैंने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया और फिर से ओन शाह साहब की कही हुई बात पे गौर करने लगा। इसी दौरान आसिफ उठा और सामने बैठी हुई टेबल पे उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जो काफी देर से अकेली बैठी थी। चंद ही लम्हों के बाद आसिफ वापस आकर बैठ गया और उसका मुंह भी लटका हुआ था। अब मुझसे ना रहा गया। मैंने पूछ लिया, क्या करके आया है? उसने जवाब नहीं दिया और हाथ में से निकाल कर कागज के कुछ टुकड़े टेबल पर रख दिए। मैंने फिर पूछा, ये क्या है? ये खुद खोल के देख ले, आसिफ ने तेज बोलते हुए जवाब दिया। मैंने कागज के टुकड़े जोड़े और बेख्तियार हंसते हुए बोला, तुझे बहुत शौक है नंबर बांटने का और हर बार बेइज्जत होकर सुकून नहीं मिलता तुझे। उसने जवाब दिया, बेटा तुम्हें क्या पता जवानी के क्या अरमान होते हैं। तुम इस एहसास से आरी हो, तुम बुड्ढे हो चुके हो। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और वो हंसने लगा जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने कुछ सोचा और खड़ा हुआ। तभी फौरन से आसिफ फिर बोला, ओ भाई तू इतना प्रिंस चार्मिंग नहीं कि वो तेरा नंबर रख लेगी, बैठ जा। उसने फिर कहका लगाया, मुझे क्या जरूरत है ऐसे काम की, मैं तो एक सुपर स्टोर तक जाता हूँ, अभी आता हूँ वापस। हाँ तुम कर भी नहीं सकते, ये जवानों के काम है। आसिफ की ये बातें सुनकर वो लड़की वहां से उठकर पैर पटकते हुए चली गई। मैं भी गाड़ी में बैठा और करीब के एक सुपर स्टोर पहुंच गया। गाड़ी को पार्क करके अंदर दाखिल हुआ। अब मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि एक ढीली ढाली सी टी शर्ट पहनी हुई थी। दूर से देखने पर लगता था जैसे कोई दीवाना बोरी पहन के चला आता हो, और एक नीले रंग का ट्राउजर और उसके नीचे घर की चप्पल पहन के आया हुआ था। अगर पूरी हालत को देखें तो ऐसा गुमान होता था जैसे कोई बावर्ची जल्दी से भागकर खाने का सौदा सलफ लेने आ गया है, और साथ में खौफ है कि अगर देर हो गई तो हंडिया जल भी सकती है। मगर स्टोर में दाखिल होते ही मेरी हालत उस मासूम देहाती जैसी हो गई थी जो पहली मर्तबा किसी बड़े स्टोर में आकर परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है, मैं थाईलैंड की आया वहां। इसी दौरान दो लड़कियां मेरे करीब से बातें करते हुई गुजरी। यार आज तो उसको सही मिर्चें लगी मेरी बातें सुनकर। ये बात सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल पड़ी। हाँ ये ठीक है, मिर्चें लेते हैं, मिर्चें सही चुभती हैं। अब मैं मिर्चें ढूंढने लगा। इसी दौरान मुझे एक निस्वानी सी आवाज आई, सर आपको क्या चाहिए? मैंने पलट के देखा तो सफेद लिबास में
सुर्ख जैकेट पहने एक लड़की खड़ी थी, जैसे आधी खाई हुई सुर्ख मिर्च हो। बहरहाल लड़की थी खूबसूरत। मैंने उसको कहा, मुझे चुभने वाली मिर्चें चाहिए। उसने मुस्कुरा के कहा, सर मिर्चें सारी बहुत चुभती हैं। नहीं, मेरा मतलब है वो जो सबसे ज्यादा लगने वाली हो। जी सर, सब मिर्चें लगती हैं, लेकिन पेट खराब हो जाएगा, कम मिर्चें खाया करें। मैंने कोई जवाब ना दिया, मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपको साबुत मिर्चें चाहिए या पिसी हुई? वो वाली दें जिनका असर देर तक रहे। इस बार मैंने अल्फाज बदल कर कहा उसे। जी सर, मैं समझ गई, आपको क्या चाहिए? आप तो फिर माहिर नफ्सियात हुई, मैंने उसको जवाब दिया। अब उसने मुझे साबुत मिर्चों का एक पैकेट थमाया और बोली, सर ये लें, ये जब गल जाएं इनको खोल दीजिएगा और सब दाने सही तरह सालन में मिक्स कर दीजिएगा। वैसे सर किसी होटल में शेफ हैं आप? अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई मैं बावर्ची लग रहा था। मैंने भी मजाक के अंदाज में कहा, जी मैं शेफ हूँ और पिछले 5 साल से खाना बना रहा हूँ, मगर अपना बनाया हुआ खुद ही खाना पड़ता है। उसने हैरत से मुझे देखा, मगर मैंने बात आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ से मिर्चों का वो पैकेट पकड़ा और पूछा, ये वही मिर्चें हैं ना जिनके दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है ना? शुक्रिया। ये कहकर अभी मैं 2 कदम ही चला था तो उस लड़की की फिर से आवाज आई, सर। मैंने मुड़ के देखा। इस बार उसने पिसी हुई मिर्चों का पैकेट पकड़ा हुआ था और बोली, सर आप ये पिसी हुई ले जाएं, ये आपके लिए ठीक रहेंगी। अच्छा, ये भी उतनी ही चुभती हैं? जी सर। मैं पैकेट पकड़ के चलने लगा तो मेरा हाथ बेदहानी में उस लड़की के हाथ से टकरा गया और वो किसी फिल्म के हीरोइन की तरह से शर्माने लगी, मगर मैं खामोशी से चला गया। अभी बिलिंग काउंटर पे कैशियर बिल करने ही वाला था कि मुझे एक ख्याल आया, यार जख्मों पे तो नमक लगाया जाता है, नमक ही सही जलन का एहसास करवाता होगा। मैंने फौरन मिर्चों का पैकेट उठा लिया और कैशियर मुझे देखने लगा, मगर मैं वहां से पैकेट लेकर चलता बना और मिर्चें वापस रखकर अब मैं नमक ढूंढने लगा कि अचानक फिर से वही आवाज आई, सर क्या कुछ और भूल गए हैं? नहीं, दरअसल मुझे याद आया कि मुझे मिर्चों की नहीं नमक की जरूरत है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, पक्की बात है, नमक ही चाहिए आपको? जी बिल्कुल नमक चाहिए, मैंने संजीदा होकर कहा। ओके, 1 मिनट, ये ले, ये है बेहतरीन नमक। मैंने नमक का पैकेट पकड़ते हुए धीमी सी आवाज में पूछा, क्या यही नमक जख्मों पे भी लगाया जाता है? वो समझी मैं फिर शायद मजाक करता हूँ, मगर मैं तो संजीदा था। वो भी धीमे से अंदाज में बोली, सर ट्राई करके देखें और फिर मुझे भी जरूर बताइएगा कि ये जख्मों पे लगता है या नहीं। मैं उसका ये जवाब सुनकर लाजवाब होकर चल पड़ा और बिल करवाने ही लगा था कि अचानक फिर से एक और ख्याल गुजर गया, यार नमक तो पानी से धुल जाता है, इससे भी देर तक एहसास नहीं रहेगा। अभी कैशियर ने पैकेट पकड़ा ही था कि मैंने वापस खींच लिया। इस बार कैशियर ने ऐसी नजर से देखा जैसे किसी पागल को देखा जाता है। मैं भी जवाबन पागलों की तरह मुस्कुरा कर चला गया और जैसे ही नमक का पैकेट रखा तो मुझे उस आधी सुर्ख मिर्च वाली लड़की की आवाज आई और इस बार वो सरगोशी के अंदाज में बोली, अपना नंबर बताएं जल्दी से। मैंने बेइख्तियार पूछा, कौन सा नंबर? ओहो, मोबाइल नंबर। क्यों, क्या होम डिलीवरी की सर्विस शुरू कर दी गई है? इस बार वो लड़की कदरे चिढ़कर बोली, लड़कियों को तो नखरे करते देखा था, मगर लड़के को पहली बार देख रही हूँ, जल्दी से नंबर बताए ना। मैं सरगोशी करते हुए उससे पूछ लिया, ये आपने लड़का मुझे कहा है? क्यों, आपको शक है?
नहीं, यकीन है क्योंकि मैं तो अब बुढ़ा हो चुका हूँ। ये कहकर मैं हंस दिया और चलने लगा तो वो बोली, अच्छा बस करें, मुझे पता है आप बहाने बहाने से मेरे लिए आ रहे थे। चलें अपना नंबर बताएं, नहीं तो मेरा ही नोट कर लें। मैंने सोचा क्या करूं और इसको अब क्या जवाब दूं। आप किसी पेपर पर लिखो, मैं आगे से चक्कर लगा कर आता हूं क्योंकि मैं मोबाइल लाना भूल गया अपना। ये कहकर मैंने वहां से फरार की राह ली और सोचने लगा कि क्या खरीदूं ऐसा जिससे चुभन का और जलन का देर तक एहसास होता रहे। इसी दौरान अब मुझे एक पठान की आवाज आई, ओ भाई मिल गया तुमको नंबर। ये एक अधेड़ उम्र पठान था जो सूट बूट पहने हुए था। कौन सा नंबर? वो मुस्कुरा कर बोला, हमने कैमरा से देखा है तुम लड़की से नंबर लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, खान साहब कैमरे से देखा जाता है, सुना नहीं जाता, आप कैसी बातें कर रहे हैं। खान साहब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हमारा उम्र गुजरा है, तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है हमारा। खान साहब मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात सुनकर खान साहब ने लफ्ज को खींच कर कहा, अच्छा आओ फिर हम तुम्हारी मदद करते हैं। मैंने हैरानगी से पूछा, क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब है कि हम स्टोर का मैनेजर हैं, हमें बताओ तुमको क्या चाहिए। सुनकर मेरी हैरत थोड़ी कम हो गई कि शुक्र है कुछ और नहीं सोच लिया मेरे बारे में। तब मैंने खान साहब को बताया कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे देर तक चुभन का और जलन का एहसास रहे। भाई क्या पका रहे हो आज जो ऐसी चीजें तुम ढूंढ रहे हो? थोड़ी देर मैं खामोश इधर उधर देखता रहा कि खान साहब चले जाएं, मगर वो नहीं गए। तो मैंने फिर बगैर सोचे समझे उनको कह दिया, खान साहब मुझे जख्मों पे कुछ ऐसा लगाना है कि देर तक जलन का एहसास हो। अब मुझे यकीन था कि खान साहब मुझे पागल समझकर या तो खुद चले जाएंगे या मुझे बाहर निकलवा देंगे, मगर खान साहब ने मुझे थोड़ी देर खड़े होकर घूरा और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोले, खामोशी से हमारे पीछे पीछे आ जाओ। मेरे दिल में अजीब से वसवसे और ख्यालात आने लगे। बहरहाल हिम्मत करके खान साहब के पीछे पीछे चल दिया। खान साहब मुझे स्टोर के फर्स्ट फ्लोर के एक अंधेरे कमरे की तरफ ले जा रहे थे। अब मुझे थोड़ा सा खौफ आया, मगर पता नहीं क्यों खामोशी से बेख्तियार उनके पीछे चलता गया। खान साहब ने मुझे अंधेरे कमरे में धकेल कर दरमियान में खड़ा कर दिया और बोले, यहीं पे खड़े रहो, हिलना मत। तो मैं दिल में दुआ करने लगा, या अल्लाह खैर करना, आज मेरी इज्जत को महफूज रखना। खान साहब ने फौरन ही उस कमरे की बत्तियां जला दी। तो मैंने देखा कि कमरे के चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। मैं हैरान था कि खान साहब ने इसी दौरान मुझे पकड़ के एक शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोले, गौर से आंखों में देखो। खान साहब के कहने में इतना इसरार था, इतना जोर था कि मैं बेख्तियार थोड़ी देर तक अपनी आंखों में देखता रहा। तो मुझे ऐसा अनकहा सा एहसास हुआ जिसकी चुभन मुझे उन लफ्जों के साथ अपने अंदर महसूस हुई कि अब शीशा जब भी तुम देखोगी तुम्हें मेरी याद आएगी और मेरे होने का एहसास होगा। जैसे ही मुझे ये अल्फाज याद आए तो मैंने जोर से कहा, खान साहब ये ठीक है, पैक कर दें। मगर फिर फौरन ही मैं कमरे से बाहर तेजी से चल पड़ा। खान साहब बोले, ओ भाई क्या हुआ? मैंने चलते चलते खान साहब को जवाब दिया, खान साहब जिसको एहसास दिलवाने के लिए शीशा लेना है उसके घर का पता ढूंढ के आऊंगा और जरूर आऊंगा। ये कहकर मैं सुपर स्टोर से बाहर निकल आया और आज तक उस लापता के घर का पता तलाश कर रहा हूं।